आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी, शक्ति देवशाली जी जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं, सोनिया जी और चंडीगढ़ की भारतीय जनता पार्टी का जो सारा नेतृत्व जो मेरे सामने है। जैसा अभी हम सुन रहे थे दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, शक्ति जी ने उनकी सारे जीवन के बारे में हमें विस्तार से बताया और एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व उसके हमें दर्शन कराए। एक छोटा सा एस्पेक्ट जो मुझे कहीं मिला, जिसकी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं होती, उन्होंने बताया कि कैसे उनके माता पिता का देहांत हो गया, उसके बाद में नाना के पास रहने लगे, उनका भी देहांत हो गया। ऐसे में वो हमेशा पढ़ते भी रहे, फर्स्ट भी आते रहे और उस जमाने में जो इंडियन सिविल सर्विस थी उन्होंने वो क्लियर की और फिर ज्वाइन नहीं की। आप सोचिए, आज की अगर कोई बच्चा आईएएस क्लियर कर ले तो क्या वो उसको छोड़ेगा? तो वो गुलामों के देश में आप जो इंडियन सिविल सर्विस है वो क्लियर करो तो आपका जीवन कैसा होने वाला है। उन्होंने उसको लात मारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन की और जो पत्र शक्ति जी ने हमें बताया, अपने आप को देश के प्रति निछावर कर दिया। ये वो व्यक्तित्व है। मैं उनकी जीवनी के बारे में नहीं, अब थोड़ी उनकी थॉट की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम हमेशा कहते हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी विद अ डिफरेंस। तो पार्टी विद अ डिफरेंस हम कहते हैं, हम इसलिए पार्टी विद अ डिफरेंस है क्योंकि हमारी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, हम एक विचारधारा पे चलते हैं। वो विचारधारा है क्या? बहुत बार ऐसा हमसे पूछा जाता है तो कोई स्पष्ट आंसर हम कई बार नहीं दे पाते हैं। वो ज्यादातर हमारी जो विचारधारा है वो 1965 में अडॉप्ट की गई और वो लेक्चर्स थे दीनदयाल उपाध्याय जी के जो उन्होंने दिए और उसी पे हमारी विचारधारा बनी हुई है। एक उन्होंने जो मंत्र दिया बहुत सारे, उनमें से एक इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद। बेसिक आइडिया क्या है? और दूसरा जो हम सुनते हैं अभी भी, जो बार बार अंत्योदय, जिसकी बात प्रधान जी ने भी करी। अब आप देखोगे, जब आप थोड़ा सा आइडियोलॉजी को समझोगे फिर आप सोचोगे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो सारे का सारा उसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। सडनली कुछ सोच सूझा ये कर लें, वैसा नहीं है। जो आइडियोलॉजी है, अगर 370 हटाई गई तो क्यों हटाई गई? ऐसा नहीं कि उनके मन में आया हटा दें। वो पहले से क्या चल रहा था? अगर अंत्योदय है तो पहले से चल रहा था, भारतीय जनसंघ से के जमाने से हम कह रहे थे, वही चला। तो वो सारा समझ में आना शुरू होगा कि ये कुछ एक्सीडेंटल नहीं है, ये प्लान्ड है, ऑलरेडी कहा हुआ है कि हम ये करने वाले हैं और उसको मोदी जी जो है वो कार्यान्वित कर रहे हैं। पहली बात जो हम सुनते हैं वो आती है अखंड भारत। एक चीज जो बार बार सुनने में आती है कि जी इंडिया जो है ये अंग्रेजों ने बनाया। सुनते हैं हम ये बात कि पहले तो था ही नहीं, इंडिया तो था ही नहीं। रजवाड़े थे, छोटे बड़े, 550 बड़े थे, कुछ छोटे थे, बहुत सारे रजवाड़े थे, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और अंग्रेजों ने उसको इंडिया बनाया। ठीक बात है, सुनने में आया ना हम सबके। तो जो कंपनी आई थी बाहर से, उसका नाम क्या था? ईस्ट क्या? पर इंडिया तो था ही नहीं। इंडिया तो था ही नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आ गई? समझे हम इस बात को। जो भारत है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत। भारत जो है वो ऋग्वेद में डिफाइंड है। दुनिया की पहली जो किताब है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भारत डिफाइंड है। नीचे समुद्र, ऊपर हिमालय और उनके बीच में जो भारत के वंशज रहते हैं वो भारत है। महाभारत में डिफाइंड है, विष्णु पुराण में डिफाइंड है। अंग्रेजों का कोई एहसान हमारे पे नहीं है। और जो वो अखंड भारत है, एक बात हम सुनते ही हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से बाकी अभी है लेकिन नामो निशान हमारा।
तो वो क्यों मिट गए और हमारा नामो निशान क्यों बाकी है? उसका कॉन्सेप्ट दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, जिसको उन्होंने कहा कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। मुश्किल शब्द है, लेकिन इशू बड़ा सिंपल है कि जो वेस्टर्न थॉट है, देश क्या है, जहां तक मेरी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है वो देश है मेरा, यही है ना। चंडीगढ़ की बाउंड्री डिफाइंड है, पंजाब की बाउंड्री डिफाइंड है, जो बाउंड्री डिफाइंड है वो मेरा देश है। लेकिन भारत वो नहीं है। भारत की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, एक चिति है, जिनकी एक साझी सोच है, जिनकी एक साझी विरासत है। हम कहते गंधार तक भी हम जाते थे, गंधार तो अपना ही था, मतलब अफगानिस्तान, तो वो चला भी गया तो भारत तो है, क्योंकि हम एक सोच की देश हैं, हम एक बाउंड्री का देश नहीं। वो जो एक सांझी चिति है हमारी, वो हमारा देश है, वो हमारा राष्ट्र है, वो कल्चरल नेशनलिज्म है, वो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और जब हम कहते हैं कि हमारा अखंड भारत, दीनदयाल उपाध्याय जी पार्टीशन के डेड अगेंस्ट थे। कश्मीर के लिए वो ऑब्जेक्ट करते रहे कि तुम ये जो स्पेशल कर रहे हो ये गलत है। पार्टीशन को कोशिश की गई नेहरू खानदान के द्वारा कि पार्टीशन को एक नॉन इशू बना दिया जाए। क्या पार्टीशन एक छोटा सा विषय था? क्या एक ऐसा था कि जी मेरी गाड़ी कीचड़ में धंस गई, मैं निकालूंगा तो पैर तो गंदे होंगे, तो देश आजाद होगा, तो कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज तो होगा, कुछ लोग तो मरेंगे। और आपको अचंभा होगा कि ये जो कहते हैं अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल, ये कोई 47 में नहीं शुरू हुआ। 1937 में जो इलेक्शंस हुए इंडिया में, उन इलेक्शंस में सीटें बांट दी गई। ये मुसलमानों की सीट, ये हिंदुओं की सीट। मुसलमानों की सीट में मुसलमान ही खड़ा होगा और वोट भी मुसलमान ही देगा। हिंदुओं की सीट पे हिंदू ही खड़ा होगा, वोट हिंदू ही देगा। मतलब तभी से जो हमारा समाज था उसको बांट दिया गया, जिसको जनसंघ ने, भाजपा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कश्मीर का जो किया गया कश्मीर के साथ में, भाजपा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया उसके लिए। लेकिन जैसे ही हम आपकी सरकार बनी, 370 गया, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना। आज वो कश्मीर स्पेशल स्टेटस में नहीं है, वो वैसा ही मेरा कश्मीर है जैसा मेरा पंजाब है, जैसा मेरा हरियाणा है। एक भारत। जो उस समय दूसरा थॉट जो था, आप देखिए कि भारत आजाद हो गया, एक नया देश बना। अब ये सोचना है इस देश का थॉट क्या होगा। उस समय दो थॉट चल रहे थे, एक कैपिटलिज्म जो यूएसए का थॉट था, और दूसरा कम्युनिज्म जो रशिया का थॉट। तो आइडिया यह था कि दोनों में से कौन सा लेना है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा ये दोनों ही लेने जरूरी नहीं है। हमने जो थॉट लेना है, हमारा थॉट हमारे बीच में से निकलेगा। अगर प्रॉब्लम मेरी है तो जहां की प्रॉब्लम है समाधान भी वहां से निकलेगा। प्रॉब्लम मेरी है, मतलब अगर हम एकेडमिक टर्म में कहें तो हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग है। मेरा क्वेश्चन पेपर कुछ है और आंसर शीट में किसी और की लगा दूंगा, पास तो नहीं होने वाला। लेकिन वो किया गया देश के साथ। कैपिटलिज्म क्या कहता है? कैपिटलिज्म कहता है कि जो इंडिविजुअल है, जितने रिसोर्सेज हैं सारे उसके हैं, वो जैसे चाहे उनको यूज करे, ठीक है। और कम्युनिज्म कहता है कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो देश के हैं, इंडिविजुअल के नहीं है। जो देश है, स्टेट है, वो जैसे मर्जी उनका इस्तेमाल करे। दोनों में एक जो गलत थॉट है वो ये है कि दुनिया के जितने रिसोर्सेज हैं वो इंसान के इस्तेमाल के लिए हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो इसको नहीं मानती। हमारी संस्कृति सबसे पहले हम क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम
अगर विष्णु के 10 अवतार हैं तो उसमें से 4 एनिमल्स हैं, एक नरसिंह है जो आधा ह्यूमन है, आधे शेर हैं। मतलब हम जानवर की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ पत्तों की, तुलसी की, केले की, पीपल की, उसकी भी पूजा करते हैं। हम सूर्य देवता को भी पूजते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को पूजते हैं। और हमारा थॉट है कि हम भी उसी का एक हिस्सा हैं। हर किसी में से जितना मेरे को मिनिमम चाहिए मुझे उतना लेना चाहिए। और इस बात को अब वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ में आया जब बड़ी बड़ी बात हो रही है कि सस्टेनेबल है कि नहीं, हमें सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है। मेरा देश सस्टेनेबिलिटी की बात आदि युग से कर रहा है और यही उनका थॉट था कि हमारा थॉट ये है, हमें इसके ऊपर चलना है। ना सब कुछ स्टेट का है, ना सब कुछ इंडिविजुअल का है, दोनों में मिक्स होकर के आगे चलेगा। ये उसका हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का और दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ इकोनॉमिक थॉट है, वो ये नहीं कि हर चीज पुरानी अच्छी है, हर चीज नई बुरी है। जो थॉट दिया गया वो ये है कि पुरानी नींव हमारी बहुत अच्छी है, उसके ऊपर हमें नया निर्माण करना है, अच्छा निर्माण करना है। वहां से बात आगे चलती है। जो एक लास्ट चीज थी वो ये थी कि अब जब इकोनॉमिक्स आएगी तो हमारी इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए। तो नेहरू जी उस समय रशिया से बहुत प्रभावित थे, एक महालानोबिस मॉडल उन्होंने दिया और आइडिया ये था, और उसकी बड़ी तारीफ आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि जी उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई और वो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री लगाई उसी के कारण देश जहां है वहां पहुंचा। आप देखिए, कोई भी काम हम करेंगे पहले हम ये सोचेंगे कि मेरे पास क्या है, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, उसके कारण से मैं क्या कर सकता हूं। भारत क्या था, हमारे छोटी छोटी इकाइयां थी जिसको आजकल हम एमएसएमई कहते हैं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं था, अंग्रेज मुझे लूट के ले गए, मेरे पास पैसा नहीं था, धनराशि नहीं थी, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कैपिटल नहीं थी। और बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए कैपिटल चाहिए थी। तो हमने मॉडल कौन सा अडॉप्ट किया, क्योंकि रशिया में वो चलता है इसलिए इंडिया में भी वही चलेगा। हमने बड़ी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की, नतीजा क्या हुआ, मेरा किसान जो है उसने सफर किया, छोटे उद्योग ने सफर किया, मास माइग्रेशन हुई, जहां जहां ये लगी वहां वहां मास माइग्रेशन हुई, गांव में से शहरों में, सारा देश अस्त व्यस्त हो गया। जबकि करना यह था कि उन्हीं इकाइयों को, उसी एग्रीकल्चर को, जो छोटी इकाइयां थी उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना था। वो हमारा मॉडल होना चाहिए था। आज उसी पे हम लगे हैं। जो आप देख रहे हो कि बार बार बात आ रही है, इतना फोकस एमएसएमई पे, मोदी जी की बात हम बार बार सुनते हैं। तो एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करना है, एमएसएमई हमें आगे लेके जाएगा। मुझे किसान को स्ट्रॉन्ग करना है, किसान देश को आगे लेके जाएगा। ये तब होना चाहिए था जो कांग्रेस ने देश के साथ एक गुनाह किया, देश को गलत दिशा में धकेला। ये उनका इकोनॉमिक थॉट जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिया हुआ है। नेहरू जी का तब कहना था, वी आर अ नेशन इन दी मेकिंग। हम नेशन इन दी मेकिंग नहीं है, हम तो युगों युगों से एक राष्ट्र थे, हैं और चल रहे हैं। भारत एक जीवित युग पुरुष है, एक जीवित पुरुष है जो चल रहा है, एक राष्ट्र है जो बहुत देर से है। ये थॉट सारे जो मैंने आपसे दीनदयाल उपाध्याय जी के साझे किए, बेसिकली हमें जो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है, मेजर है, वो यही है कि बार बार जो बात होती है, राष्ट्र हमारा कॉमन है, हमारा राष्ट्र धर्म पर बना हुआ है और धर्म यहां पे पंथ नहीं है। हमारा धर्म जो है वो हमारी सांझी विरासत, हमारी कल्चरल विरासत है जिससे हम सबको बांधा हुआ है। और एक अखंड भारत का सपना हम सबका है और वो आगे पूरा हो भी रहा है और पूरा होगा। हम ये सारी फिलॉसफी को, सारी आइडियोलॉजी को जिसपे हम हैं उसको समझें,
उसको फॉलो करें और दीनदयाल उपाध्याय जी के जैसे जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ निछावर करके देश के प्रति अपने आप को समर्पित किया, हम भी आज प्रण दोबारा से लें कि हम देश के प्रति समर्पित होकर अपने देश को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।